इस बार मैंने ठीक रखा था उसका। चलो फिर अपन मेटलर्जी कंटिन्यू करते हैं, अपन लिखते हैं मेटलर्जी, राइट ना। मेटलर्जी में ना अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में एक तो होता है दैट इज लेविगेशन, या फिर अपन लिखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक मिनट यहाँ पर है, बता दिए कर सकते हैं ना। सॉरी मैं काफी देर में था। अपन ने बात कर रहे थे हाइड्रोलिक वॉशिंग की, वॉशिंग ना किस टाइप से अपन बता सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन वगैरह ऐसे ना बोल सकते हैं ना। तो ये मेथड होता है ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, और लेविगेशन भी होता है, लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। अच्छा आपने तो मुझे बताया था कि स्कूल के हिसाब से नहीं पढ़ना है अपन को, बस वैसे ही पढ़ना है कि ये वर्ड जो होंगे इन वर्ड का मीनिंग अपन को चाहिए क्या चाहिए। तो लेविगेशन का मतलब पता क्या होता है कि लेविगेशन मतलब आप क्या करोगे, अपने जो अपन लेके आएंगे ओर को लेके आए क्रश करके, पल्वराइजेशन, आफ्टर पल्वराइजेशन अपन क्या करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो पल्वराइजेशन के बाद अपन क्या करेंगे, उसको क्रश कर लेंगे। और उससे पहले लेविगेशन का मतलब हुआ कि जो बड़ा बड़ा पार्ट होगा ना, बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको उठा के फेंक दो, पत्ते वगैरह जो होते हैं मतलब लीफ वगैरह होते हैं, ड्राई लीव्स, उनको उठा के फेंक दो। दैट इज कॉल्ड लेविगेशन, मतलब चीजों को उठा के हटा देना, जिन चीजों को हम उठा के हटा सकते हैं दैट इज कॉल्ड लेविगेशन, राइट। तो नाम ऐसे लिखते हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब पानी से धो दो, उसको बढ़िया लिख दो, द ओर इज वॉश्ड इन स्ट्रीम ऑफ वाटर, हाई मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर, इस टाइप से हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। ठीक है, उसमें क्या पड़ेगा। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब हो गया कि ओर या इम्प्योरिटीज हैवी होंगे, दोनों में से कोई एक हैवी होगा, तो एक हैवी होगा एक लाइटर होगा, तो उसके लिए अपन ग्रेविटी सेपरेशन यूज कर लेंगे। तो कैसे, तो ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा ना, अपन क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक हैवी है तो हम क्या करेंगे, उसे एक उसमें कंटेनर में ले लेते हैं और उसे ना नीचे गिराते हैं ऐसे ऐसे करके। आपने देखा होगा कभी कभी फील्ड्स में ना, फार्म फील्ड्स में देखा होगा, वो क्या करते हैं, राइस को सेपरेट करने के लिए कचरे से वो उसको ऊपर से ऐसे गिराते हैं और हवा में पानी क्या होता है, जो उसमें भूसा वगैरह होता है वो हवा में उड़ जाता है। आपने कभी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन में। और अगर हवा नहीं चल रही, फैन लगा देंगे, उसको कहते हैं अपन ग्रेविटी सेपरेशन। तो लेविगेशन का मतलब होता है पिकिंग ऑफ अप ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल, राइट ना, पिकिंग ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल वो लेविगेशन होता है। ये आपने कभी कभी मतलब देखा होगा ना कि जब राइस फील्ड में या व्हीट फील्ड में ना, वो क्या करते हैं, राइस जब क्रूड राइस लेके आता है ना क्रश करके, तो उसमें बड़े बड़े कुछ कुछ वो रहते हैं, लकड़ीज वगैरह रहते हैं, लकड़ी रहती है ना, तो उनको वो क्या करते हैं, जब उसको अपन ना छानेंगे सीव से, तो ऊपर कचरा रह जाता है, लकड़ी वाला कचरा, तो वो उठा के फेंक दिया, दैट इज लेविगेशन। तो लार्ज साइज पार्टिकल एंड ड्राई लीव्स, वो लेविगेशन हो गया। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब washing of heavy ores in stream of water। तो एग्जाम्पल के लिए अपन लिख सकते हैं इसमें ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट जो होते हैं ना, वो हैवी ओर होता है। और ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब हो गया दैट इज सेपरेशन ऑफ लाइटर इम्प्योरिटीज, मतलब either the impurities or ore will be lighter, or ore will be heavier. The lighter one is separated in wind with help of gravity.
फोर्स। तो अपन क्या करेंगे ना, जो हैवी वाला होगा वो तो फोर्स की वजह से नीचे गिर जाएगा, जो लाइट वाला होगा वो उड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी सेपरेशन। तो एक तो अपन कॉन्सेंट्रेशन ऐसे कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। दूसरा अपन लिख सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब इसमें एक तो कंसंट्रेशन अपन ने कैसे किया भाई, ये अपने कंसंट्रेशन मेथड होगा, ये कोई मेथड नहीं है। मैक्सिमम अपन से ये पूछ सकते हैं बस, ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है, तो अपन को पता चल गया। दोनों में से कोई एक लाइटर होगा, एक को हवा ऐसे फैन लगा के विंड में ब्लो करवा देंगे, दूसरा हैवी होने की वजह से वो गिर जाएगा नीचे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में आइदर और impurity will have a magnetic property, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। तो अपन क्या करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में, भाई ऐसे ना एक ऐसे व्हील्स पे ना बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है ना, और ये फैन बेल्ट जो होता है वो रोटेट करेगा, फैन बेल्ट है ऐसे व्हील्स हो गए, और यहाँ भी एक व्हील है, और अपन क्या करेंगे, एक व्हील जो होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो इस व्हील में अपन द व्हील विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ से सपोज ओर को डालता हूँ इस पे, यहाँ और अपन इस पे डालेंगे, तो ये और इधर से इस तरफ जाएगा ये। तो व्हील में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे ना कंटेनर रखेंगे, दो कंटेनर। तो अगर और व्हील में जब ये कुछ पार्ट तो ऐसे गिर जाएगा यहाँ पर, और कुछ पार्ट व्हील में ऐसे स्टिक होके आ जाएगा, जो इधर जब व्हील से ये बेल्ट निकलेगा ना, व्हील से अलग होगा बेल्ट, बेल्ट जब सेपरेट होगा व्हील से, तो ये यहाँ गिरेगा ऐसे। तो ये वो पार्ट होगा जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो व्हील से स्टिक रहेगा, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगा वो व्हील से स्टिक नहीं रहेगा, नॉन मैग्नेटिक, है ना भाई। और उसको ऐड करेंगे, इस व्हील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा तो जब ये रोटेट करके ऐसे आ रहा होगा, तो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो तो गिर जाएगा ऐसे, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा वो व्हील से स्टिक रहेगा, कहां तक, जब तक कि वो सेपरेट ना हो, तो यहाँ पर गिर जाएगा वो। तो ऐसे आइदर इट विल बी द इम्प्योरिटी और द और, दोनों में से किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। सो और विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने पास बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो अपन लिख देंगे भाई हेमेटाइट वगैरह ऐसे FeS2, है ना, देन वी कैन राइट दैट CuFeS2, Fe2O3, Fe3O4। भाई आयरन वाले तो सभी बता दूंगा मैं, है ना, और इम्प्योरिटी विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, इम्प्योरिटी विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो अपन बता सकते हैं। हाँ सर, हाँ तो अपन क्या कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे अपन बात कर रहे थे कि भाई इम्प्योरिटी बता दो भाई, कौन से और हैं जिनमें इम्प्योरिटी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो इम्प्योरिटी विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। तो ना सबसे ज्यादा अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो यही वाला इम्प्योरिटी, तो अपन क्या करेंगे, SnO2 जो होता है ना, दैट इज टिन ऑक्साइड है, टिन का और जो होगा कैसिटोराइट, इसमें इम्प्योरिटी होती है वोल्फ्रामाइट, है ना, तो ये होता है कैसिटोराइट, और इसमें ये वोल्फ्रामाइट इम्प्योरिटी होता है। सो दिस इज अ इम्प्योरिटी और वो ओर है, ये इम्प्योरिटी होता है और ये ओर होता है। कैसिटोराइट ओर में इम्प्योरिटी जो होता है ये ओर होता है और वो इम्प्योरिटी होता है, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मोस्टली मतलब जो पूछते हैं से वो यही एग्जाम्पल में पूछते हैं, तो याद रहेगा, ठीक है भाई, अपन इसमें बता देंगे। ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो गया, ठीक है, अलग अलग कर दिया अपन ने, जिसमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इस वाले में तो अपन कहेंगे भाई और इधर होगा और इम्प्योरिटी इधर होगा, इस वाले में अपन कहेंगे इम्प्योरिटी जो होगी वो ये है, तो अपन कहेंगे इम्प्योरिटी इधर होगी और उधर होगा, क्योंकि और इज नॉन मैग्नेटिक, बता देंगे, ठीक है। अब दूसरा अपन चेक करते हैं, थर्ड जो अपन ने लिखा था दैट इज, जो अपन ने लिखा था दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो चलो भाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है ना, मतलब पहले अपन को क्या करना होता है, इसमें ना एक तो
अपन ऐसे कर लेते हैं, मतलब कैसे अपन उसको बताएंगे वो बता देता हूँ मैं। तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, मतलब वो तो इंडस्ट्री होगा तो रूम के बराबर वेसल होगा, ऐसे एक वेसल होगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, एयर ब्लो करूंगा, ऐसे एयर ब्लो करवा देता हूँ। तो यहाँ से एयर ब्लो करवाते हैं, तो यहाँ पर एयर पास करेंगे, ठीक है, एयर ब्लो करेंगे अपन, और इसको मैं पानी से भर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वाटर से भर लेता हूँ, ठीक है, वाटर होगा, और इसमें मैं एक और यहाँ पर वो लगाऊंगा, ठीक है, अपन एक और ऐसे लगा लेता है वेसल, जिसमें अपन कलेक्ट करेंगे ओर को। तो इसमें क्या होगा कि फ्रोथ जनरेट करेंगे अपन, ऐसे ऐसे फ्रोथ बनेगा इस पे। तो इसमें क्या होता है, जनरली इट इज फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स और लाइटर ओर्स, ये लाइटर ओर्स, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें पानी डालेंगे, मतलब पहले मैंने वाटर ऐड किया, फिर मैंने ऐड किया जो फ्रोथ बनाते हैं, तो फिर मैंने फ्रोथ जनरेट, फ्रोथ जनरेटर ऐड किया। अब फ्रोथ जनरेटर ऐड करने के बाद क्या करेंगे भाई, फ्रोथ बन गया, अब अपन यूज करेंगे कलेक्टर्स, भाई जो कलेक्ट करके इधर अपन को क्या करते हैं, ओर्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे कलेक्टर करने के बाद अब बचा क्या उसमें, तो अपन कहेंगे जब ओर कलेक्ट हो गया तो इधर ऐसे फ्रोथ के फॉर्म में ऐसे आ जाएगा इधर, मतलब फ्रोथ में अब ऐसे हो गया भाई, फ्रोथ अपन कहेंगे ठीक है, पानी में फ्रोथ जनरेट करना है ना, साबुन डाल दो भाई, सर्फ डाल के अपन ऐसे जैसे रोटेट कर देते ना, तो क्या होता है, उसमें झाग बन जाता है। तो इसमें भी अपन को यही करना है, भाई आपने क्या किया, सोप डाल दो इसमें, तो अपन क्या कहेंगे, फ्रोथ जनरेटर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड डाल देता हूँ, सोप होता है, फैटी एसिड्स, पाइन ऑयल, या फिर पोटेशियम जेंथेट, पोटेशियम इथाइल जेंथेट, इथाइल जेंथेट, ये होता है। तो पोटेशियम इथाइल जेंथेट जो होते हैं ना, दे आर लॉन्ग फैटी चेन्स ना, और जेंथेट का मतलब होगा वो ऐसे कार्बोक्सिलेट होता है ना जैसे, तो जेंथेट का मतलब होता है कि वो सल्फर ले लो आप, लाइक दैट, पोटेशियम इथाइल जेंथेट ऐसे बनाती है। अब अपन कहेंगे कलेक्टर की बात कर लेते हैं, भाई कलेक्टर क्या क्या होते हैं, तो अपन क्या करेंगे, कलेक्टर जो होते हैं वो या तो क्रिसॉल होते हैं और एनिलीन, इस टाइप से हो जाएगा सब, क्रिसॉल भी होता है और एनिलीन भी होता है, ये कलेक्टर्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं अपन क्या करना है, मैंने पानी लिया, उसमें फ्रोथ जनरेटर डाल दिया जो फ्रोथ बना सके, और उसमें एयर ऐसे पास किया तो एयर से बबल्स निकलेंगे, तो वो सारा कुछ मिक्स कर देंगे अच्छे से, ये सब मिक्स कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मतलब इनमें से कोई भी ले सकते हैं, थ्री लिखे में, तो अपन क्या करेंगे, वो सारा का सारा क्या बना देंगे, झाग बना देंगे। नाउ एड द ओर, आप इसमें वाटर, अब आप इसमें और डाल दो, जब आप और डालोगे ना, तो सल्फाइड ओर्स जो होता है वो लाइट होते हैं काफी, तो लाइट होते हैं तो वो कहाँ ऊपर चले जाएंगे, और जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स इधर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो जो हैवी पार्टिकल वो नीचे आ गया, और जो लाइटर होंगे वो उधर झाग में चले जाएंगे, फ्रोथ में चले जाएंगे। तो अपन ने क्या किया, अब अपन ने कहा कि भाई फ्रोथ को ना, ये कलेक्टर, और इनको अपन ऐसे भी बोल देते हैं, पहले अपन ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, तो ये और ये हो गए, और इन्हीं को अपन कलेक्टर जैसे भी यूज कर सकते हैं, फ्रोथ दैट इज और कलेक्टर, और कलेक्टर, तो वो अपन बोलेंगे, और कलेक्टर जो होते हैं वो जनरली यही यूज हो जाता है, पोटेशियम जेंथेट, पोटेशियम इथाइल जेंथेट। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, फ्रोथ कलेक्टर जो होते हैं दे आर फ्रोथ जनरेटर, सो और कलेक्टर आर फ्रोथ जनरेटर, फ्रोथ जनरेटर। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये दोनों तरीके से काम आते हैं, अपन देखते हैं कैसे काम आते हैं। मैंने क्या किया, पानी डाला, साबुन वगैरह डाल दिया, काफी सारा फ्रोथ जनरेट हो गया, मोस्टली अपन ये यूज करते हैं, वो अपन ने फ्रोथ जनरेट कर लिया, अब उसमें और डाल दिया, हैवी पार्टिकल नीचे आ गए और लाइटर इंप्योरिटी ऊपर आ गया, ऐसे
जैसे अपन assume कर लेते हैं wood और पत्थर अगर नीचे चलेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे वुड पार्टिकल्स क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे और पत्थर कहाँ नीचे आ जाएंगे, तो कुछ कुछ पार्ट तो नीचे भी आ जाएगा वुड के पीसेस। तो अपन क्या करेंगे, एयर पास करेंगे तो ये पूरा ना रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा, तो जो भी लाइटर इंप्योरिटीज है वो ऊपर चले जाएंगे। अब कुछ कुछ लाइटर इंप्योरिटीज इसमें बच जाएंगे, इसमें बच जाएंगे, तो अपन को पता है क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना ऐसे यहाँ पर select करेंगे, ये क्या करेगा, अब आपने कहा सल्फाइड ओर्स, तो सल्फाइड और क्या करेंगे ना, ये पीएस है ना, तो इसका टेंडेंसी इसके साथ अटैच होने का, सल्फाइड के साथ, तो ये जो टू पॉजिटिव सल्फाइड के साथ अटैच हो रहा है ना, ये इससे भी अटैच होगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये जेंथेट जो होगा ना, ये इसको अगर यहां पर रखा हुआ नीचे है, तो ये इसको स्टिक करके ऊपर लेके जाएगा, और ये ऊपर जाके तो ये कलेक्टर जैसे भी यूज हो रहा है, जैसे अपन ने लिखा, जो फ्लो जनरेटर होते हैं वो कलेक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि ये तो नॉन पोलर होगा सल्फर, पीबीएस तो पीपीटी जैसे होता है, ब्लैक पीपीटी, तो वो तो डिसॉल्व नहीं होगा वाटर में, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा कंपाउंड डालेंगे जिसपे वो स्टिक होता है, वो स्टिक किन पे होता है, इन पे स्टिक होता है, तो अगर वो नीचे भी होगा तो अपन ने ये तो डाल ही रखा है उसमें और कंटिन्यूअसली एयर बबल दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, ये इस पे स्टिक करके ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएगा तो लाइटर है वहीं रुक जाएगा और नीचे नहीं आएगा वापस। और फिर क्या करेंगे अपन, तो जब यहाँ पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से वो इस तरफ आना शुरू हो जाएगा, हम यहाँ कलेक्ट करते रहेंगे, बाद में उसे ड्राई कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन को ये पता है कि यहां पर क्या हो जाएगा, मॉइस्ट सल्फाइड होगा, तो अपन को अगर मतलब बाद में कहा कि कंसंट्रेशन के बाद और को हीट भी करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा, राइट ना। सो इसमें अब अपन, अब मैंने तो यहां पर ऐसे लिख दिया है, इसमें कोई नंबर ऑफ कार्बन आइटम मैंने फिक्स थोड़ी किए, और बना दो, जेंथेट मतलब ये वाला पार्ट है, मैंने तो कॉमन ले लिया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपने मतलब फिक्स कार्बन आइटम, जेंथेट का कोई एक वैसे नाम नहीं है, जेंथेट इज अ कॉमन क्लास ऑफ कंपाउंड जिनमें सल्फर होता है, कार्बन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पहले फ्रोथ फ्लोटेशन में पहले आप पानी में फ्रोथ को जनरेट करोगे। अब फ्रोथ ऐसा ना हो कि जल्दी से गायब हो जाए, वो झाग जो बनाया वो गायब ना हो, इसलिए क्या करें अपन, फ्रोथ को स्टेबलाइज करो थोड़ा सा क्रिसॉल या फिर एनिलीन डाल के, और फिर उसके बाद जो जनरेटर होते हैं वही कलेक्टर होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऊपर अपने पास सल्फाइड आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, we can use, we can even separate the सल्फाइड ओर्स, अपन सल्फाइड ओर को सेपरेट भी कर सकते हैं, सल्फाइड ओर्स by adding depressant, by adding depressant, depressant like NaCN and KCl, वो ऐसे अपन डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, तो हमारे पास गिवन है क्या, एक मेरे पास पीबीएस है और एक मेरे पास जेडएनएस, ये मिक्सचर है। अब हमने जहां से ये ओर लेके आए हैं वहां पीबीएस में जेडएनएस भी होता है, डिफरेंट रीजन में अपन को डिफरेंट टाइप का ओर्स मिलेगा, डिफरेंट टाइप के इंप्योरिटीज मिलते हैं, लेकिन अपन क्या अज्यूम करते हैं कि मतलब छोटे क्लासेस में अपन को ये पूछ रहे हैं तो अपन इसी पे फोकस करते हैं कि भाई ये है, बस इसके बारे में, इसकी जो इंप्योरिटीज वगैरह है वो आप देख लो, बाकी हमको लेक्चर पे नहीं चाहिए। तो अज्यूम कर लेते हैं मेरे पास मिक्सचर है, सो राइट एग्जांपल लिख लेता हूं, इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ, है ना, मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, देन वी ऐड NaCN और KCN एज डिप्रेसेंट, तो इसको यूज करने से क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई
जिंक का ना बहुत ज्यादा टेंडेंसी होता है। जिंक विल रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म Na2ZnCN4 फुल, ये बना देगा। मतलब जिंक का बहुत ज्यादा टेंडेंसी होता है कि अपन इसको ऐसे बना दें जिंक को, राइट। अगर अपन ऐसे बना सकते हैं, ये भी फिर इसमें NaCN था तो Na पॉजिटिव वैसे रहेगा सोल्यूशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, जिंक जो इधर ZnS था अपने पास, भूल गया, अपने पास ZnS है तो अपने पास Na2S है, और उसको भी सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, दैट इज आयनिक सॉल्ट, अपन उसको सल्फर ले लेंगे, मैं +2 उसको लिख देता। ZnS has tendency to react with NaCN, PbS नहीं होता क्योंकि इसका कोवेलेंसी ज्यादा है इससे। तो इन दोनों में अगर हम चेक करेंगे तो इन दोनों में इसका कोवेलेंसी अगर ज्यादा है तो ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ये नहीं करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कोवेलेंसी? अब उसके लिए ना अपन को क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता चल जाएगा अपन को कि किसका कोवेलेंसी ज्यादा होता है। इसका KSP वैल्यू कम है इससे, इसलिए वो कोवेलेंसी मैंने उसी के फॉर्म में बोला। तो अपन कहेंगे देखो, ये तो आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ये तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। मतलब जब अपन इसमें क्या होगा कि ये तो जिंक जो होगा वो Zn इस एनायनिक फॉर्म में सोल्यूशन में रहेगा, सोडियम भी सोल्यूशन में रहेगा, वो तो सल्फाइड जैसे रहा ही नहीं अब, और ये पीबी ZnS जैसे थोड़ी रहेगा, अब तो ये Na2S हो गया। Na2S का मतलब S2 नेगेटिव और Na2 ऑफ Na पॉजिटिव। तो क्या होगा, इट विल बी ओनली PbS which will remain as a sulfide ore, तो वो ऊपर चला जाएगा, सल्फाइड ओर लाइटर नेचर। तो PbS क्या हो जाएगा, ऊपर उसमें फ्रोथ में चला जाएगा, और ये सब आयंस के फॉर्म में सोल्यूशन में रहेंगे बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो आयंस के फॉर्म में रहेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है, हम सारा का सारा PbS उधर ले जाते हैं, राइट, इधर PbS आ जाएगा और इधर ये वाला पार्ट रह जाएगा जिंक के सोल्यूशन। तो we'll get that, this is how we can even separate। मतलब अगर दोनों अलग अलग हैं तो जिसकी सॉल्युबिलिटी NaCN और KCN में ज्यादा होगी अपन उसको सेपरेट। दिस इज अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जनरली अपन सल्फाइड और के लिए, ठीक है। तो इसका KSP वैल्यू, मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं भाई, आपको KSP वैल्यू पता होना चाहिए। KSP वैल्यू ऑफ PbS इज लेस देन ZnS, ये है भाई। तो जो जिसकी KSP वैल्यू ज्यादा होगी वो कम सॉल्युबल होगा NaCN, उससे बता देते, ठीक है ना। अब अपन कहेंगे ठीक है, वी आर एबल टू सेपरेट लाइक दिस, ऐसे अपन बता सकते हैं। ये आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। अब इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी अपन से एंटी डिप्रेसेंट वगैरह ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट एंड ऑल, और ये जो है अपन बता सकते हैं इसको, व्हाट इज दिस मेथड कॉल्ड, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका आपने अगर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होता तो मैं इसमें आपको एक नया नाम भी बोल देता, दैट इज जो आपने पढ़ा होगा अगर वहां पर, तो वहां पर एक नाम आता है कोआगुलेशन। तो यहाँ पर ये कोआगुलेशन हो रहा था, एड्सॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा था, कोआगुलेशन बोलते हैं वैसे, तो कोआगुलेशन फिनोमेना हो रहा था। मैं या फिर जब मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको फ्रोथ फ्लोटेशन जरूर बोलूंगा वहां पर जब कोआगुलेशन पढ़ाऊंगा, कि तुमने उसमें पढ़ा था स्टिक होता कैसे स्टिक होता। वैसे मैंने वो पार्ट पहले भी बताया हुआ है, KSP वैल्यू जब पढ़ा है। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर था जिसमें आपने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड सीखा कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है वो देख लिया। अब मैं लीचिंग प्रोसेस की बात करता हूँ। लीचिंग प्रोसेस जो होता है, तो लीचिंग प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, हम सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे ओर को। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या करेंगे अपन, द ओर इज डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। सो अपन कहेंगे इट इज यूज्ड when ore is soluble in suitable solvent, soluble in suitable, okay, ore is soluble in suitable solvent, ore is soluble in suitable solvent but not the impurities, but not the impurities, but not the impurities, उसमें impurities dissolve नहीं होते।
तो ठीक है, उस सूटेबल सॉल्वेंट को बता दो अब हमें क्या करना है, तो हम लोग बता देते हैं कि भाई कैसे बताना है। चेक करते हैं अपन, है सूटेबल सॉल्वेंट में कैसे डिजाइन करेंगे। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहाँ कहाँ ये यूज कर सकते हैं ब्लीचिंग प्रोसेस थोड़ा सा। एंड इट इज एक अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट, अगर वाटर एक्वस मीडियम है तो इट इज कॉल्ड हाइड्रोमेट्रोलॉजी इन एक्वस मीडियम। वैसे अपन को पता है सॉल्वेंट चेंज अपन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। एक्वस मीडियम इट इज कॉल्ड हाइड्रोमेट्रोलॉजी, है ना, हाइड्रोमेट्रोलॉजी। एक्वस मीडियम में अपन इसे हाइड्रोमेट्रोलॉजी कहते हैं। चलो लिखते हैं अपन क्या करना है अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एक होता है बॉक्साइट, अपने पास होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर में क्या होता है, Al2O3 दैट इज अ ओर, 2H2 ये होता है, और ये और हो गया अपने लिए, और ये इम्प्योरिटी हो गया। SiO2 होता है, CiO2 होता है, और Fe2 होता है, ये इम्प्योरिटी, ये अपने लिए इम्प्योरिटी। तो अपन क्या करेंगे, द ओर इज मिक्स्ड विथ, जो ओर होता है अपन उसे NaOH में डिजॉल्व इन NaOH, ठीक है ना। तो जब अपन ओर को NaOH में डिजोल्व करेंगे तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, NaAlOH, ये बनेगा। और इसमें प्रेशर वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर इज अराउंड दैट इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज अराउंड 35 टू 36, तो 35 एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, 35 टू 36 एटमॉस्फेयर होता है। इस टाइप से अपन को करना होता है। तो अपने पास ये मिलेगा। जब अपन इसको हीट करता है, इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे इस सोडियम एलिमिनेट, अपन को पता है कि भाई NaOH के साथ वो क्या बनाता है, सोडियम एलिमिनेट बनाता है, ठीक है। तो अपन क्या क्या करेंगे, सोडियम एलिमिनेट बना देंगे। अब सोडियम एलिमिनेट बनाएंगे तो इसमें आप, मैंने इसको बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आप कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंसिंग बताने की। वैसे कभी कभी मे भी पॉसिबल, अगर अपन से पूछ लेता आप बता देना, क्योंकि ये रिएक्शन ना स्कूल में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसमें एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, Al2O3 को अगर आप NaOH से रिएक्ट करोगे ना तो अपन ऐसे रिएक्शन बता देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। NaAlOH, इस टाइप से बना देते हैं। तो इसमें ना अपन क्या करते हैं कि Na है, NaOH हो गया, और इसमें ना वाटर भी यूज करना होता है, तो अपन वाटर यूज कर लेंगे। Na आ गया और ये फुल 4 होता है, तो अपन इसमें थ्राइस वाटर मार के ऐसे बैलेंस कर देंगे। तो स्कूल में कभी कभी वो कहते हैं भाई इससे रिएक्ट करेगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और ये नहीं देते हैं वो अपन को, और ऐसे लिख देते हैं एक्वस NaOH, ये पार्ट नहीं देंगे अपन को। तो वो वाटर अपने आप कंसिडर करना होता है, वो अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अपन वाटर अपने आप कंसिडर करके उसे बता देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। अब अपन क्या करेंगे ना, इसको इसमें ना CO2 पास करेंगे। इसमें CO2 पास करोगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2O3.XH2 बनाएगा, प्लस NaHCO3 बना देगा, ये बना देगा भाई। अगर अपन इसको डिसॉल्व करेंगे ना CO2 में, तो आप एक्वस सोल्यूशन होगा, वाटर तो हो गई, तो ये बना देगा अपने पास NaAl2O3.XH2, ऐसे बना देगा। मतलब अभी तो अपन और प्लस इम्प्योरिटी, तो इस ओर में जब NaOH में डिसॉल्व करेंगे, प्लस ये तो सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, एक्वस सोल्यूशन लिख दिया मैंने, प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ इम्प्योरिटीज, ये भी लिख देता हूं, प्रेसिपिटेट ऑफ इम्प्योरिटी, बिकॉज इम्प्योरिटी तो डिसॉल्व नहीं हुआ ना, तो उनका प्रेसिपिटेट आ जाएगा, प्रेसिपिटेट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन को हीट करना होता है 1470 केल्विन पे। जब अपन इसको 1470 केल्विन पे हीट करेंगे ना, तो ये बनाएगा अपने पास ऐसे Al2O3, ये अपने पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस XH2। ये Al2O3 जो बनेगा ना अपने पास, अब ये अपने पास एल्यूमिनियम का ओर आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। अब ये तो पहले से ही ऑक्साइड में, कर दो इसका रिडक्शन, तो वो रिडक्शन के लिए चला जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कॉन्सेंट्रेशन के बाद अपन को क्या करना होता है, ऑक्साइड में कन्वर्जन हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो पहले से ही ऑक्साइड है, और ये हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही तो हो गया। दिस इज नथिंग बट अ कैल्सिनेशन प्रोसेस, हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक तरीके से लीचिंग करने के बाद आपने
कैल्सिनेशन करती है। इसको मैं कैल्सिनेशन लिख देता हूँ। पता, थोड़ी देर पहले मैं ना आपको वाटर के लिए, जैसे पिछले वाले में भी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में भी, वो क्या करेंगे अपन से सीक्वेंस पूछेंगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। तो अपन को लगेगा यार सल्फाइड और है, सर ने तो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना दिया था। लेकिन अपन को ये नहीं बोलना है कि भाई आपने जब उसको सल्फाइड को कलेक्ट किया था तो उसमें मॉइस्चर तो आएगा ना, पानी तो आएगा ना, पानी में ही तो आपने किया था ना। तो अपन बता देंगे हाँ कैल्सिनेशन करूंगा उसमें। कैल्सिनेशन तो पानी तो हटाने के लिए करना पड़ेगा, बता देंगे कैल्सिनेशन। वो अभी कैल्सिनेशन में भी बताऊंगा। लेकिन ये एक तरीके से कैल्सिनेशन आ गया अपने पास। अब ऑक्साइड है, नेक्स्ट स्टेप के लिए चले जाएंगे क्योंकि हम तो सभी को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में, वो जो चार्ट बनाया था अपने लास्ट क्लास में। अब दूसरा पार्ट करते हैं। ये तो बॉक्साइट ओर के लिए, तो एक तो अपन लीचिंग करेंगे बॉक्साइट ओर में, दूसरा अपन चेक करते हैं। दूसरा अपन लीचिंग करेंगे फॉर गोल्डन सिल्वर, है ना, गोल्डन सिल्वर। इसको अपन कहते हैं मैक ऑर्थर, दैट इज फॉरेस्ट। ठीक है, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनिंग प्रोसेस, साइनिंग प्रोसेस। ठीक है, वैसे अपन शॉर्ट में इसको साइनाइड प्रोसेस भी कहते हैं डायरेक्टली। ये अपन गोल्ड और सिल्वर के लिए करते हैं साइनाइड प्रोसेस। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक मेटल ले लो। अब मैंने ना शायद आपको वो नहीं बताया था, नेटिव मेटल। नेटिव मेटल कौन सा होता है, गोल्ड प्लेटिनम, दीज आर द नेटिव मेटल। नेटिव मेटल मतलब जो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपको पता होगा क्या प्रॉब्लम है, नेटिव मेटल। ओके, और ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ उसमें, है ना। बाकी अपन ने टिन ऑक्साइड पढ़ा, लेकिन टिन ऑक्साइड के टाइम अपन को एक सेंटेंस और लिख देना था वहां पर, क्योंकि टिन का मेट्रोलॉजी डिटेल में अपने सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको कहीं और पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। अब अपन बैक ऑर्थर प्रोसेस की पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ लीचिंग प्रोसेस को ही फोकस करते हैं। अपन क्या करेंगे, मेटल को लिखते हैं NaCl। मेटल विल बी गोल्ड और सिल्वर है, ये मेटल है। इसको मेटल को लिखेंगे अपन NaCl के साथ। अब अगर आप NaCl के साथ लिखोगे मेटल को, तो अपन को क्या लिखेंगे, अपन अपन कहेंगे भाई NaCl और KCl दोनों में से कुछ भी हो सकता है। KCl ले लेता हूं, मेटल ले लिया अपन ने। ठीक है, मेटल लिखा अपन ने NaCl, और मैं मेटल ऐसे लिख देता हूं, गोल्ड और सिल्वर, है ना। तो KCl को लिखेंगे अपन, H2O लिखेंगे अपन, और इसमें एयर में इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मेटल का ऑक्सीडेशन करने वाला। तो व्हाट आई विल गेट, मेटल के साथ अपन मुझे को क्या मिलेगा, KAU। अब उसको मेटल लिख लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा, मेटल CN होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस H2O। तो मेरे पास क्या गिवन है, प्लस KOH मिलेगा, क्योंकि H2 तो ऑलरेडी है, तो अपन उसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंसिंग में मुझे करना पड़ेगा ये, राइट ना, 4 8 मेरे ख्याल से 2 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया अपने पास, ये बन जाएगा, ये बैलेंसिंग हो गया अपना। इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा ना कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये बनने ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये तो सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पानी में ऐड करेंगे तो पोटेशियम मिलेगा और वो एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को KMCN होल ट्वाइस। अब जो मेटल होगा ना वो काफी महंगा वाला मेटल है, और उनके SRP वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लिखा था, इसको अपन जिंक से डिस्प्लेस करता है। तो जिंक से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई गोल्ड मेटल बन जाएगा अपने पास, है ना। अपने पास मेटल बनेगा, प्लस अपन लिखेंगे, उसमें अपन लिख देते हैं K2Zn होल 4 CN होल 4। ये लो भाई, ये बन गया। तो आप क्या करो, इसको ट्वाइस कर लो, ये आपके पास मेटल बन गया, ये आपका मेटल है पीपीटी, और ये सोल्यूशन में होगा, एक सोल्यूशन सेपरेट कर दो, हो गया मेटल, ये आपका मेटल। तो आप यहाँ M की जगह गोल्ड और सिल्वर लिख सकते हो, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, इसने इसको डिस्प्लेस किया, तो ने लिखा हुआ है सस्ता वाला मेटल महंगे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। तो यहां पर जो था वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
So that is how we can write the displacement reaction. ठीक है, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब इसमें ना एक और बात मुझे बताना था, क्योंकि कभी कभी क्या करता है वो, क्योंकि अपन से बोलते हैं ठीक है आपने कहा मुझसे कि भाई महंगे वाले मेटल के लिए, मतलब ये महंगे वाले मेटल क्या मतलब अपन कहेंगे प्लैटिनम के लिए नहीं है, ये सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के लिए है साइनाइड प्रोसेस। तो कभी कभी अपन कहेंगे भाई ठीक है गोल्ड तो नहीं बनाता कोई कंपाउंड, प्लैटिनम भी नहीं बनाता, प्लैटिनम के लिए नहीं है ये, क्योंकि प्लैटिनम के लिए तो अपन दूसरा मेथड यूज करेंगे, वो उसको डिसॉल्व करके एक बार इधर गोल्ड और सिल्वर के लिए ये मैकआर्थर प्रोसेस अपन से फॉरेस्ट प्रोसेस जरूर पूछेंगे, दैट इज साइनाइड प्रोसेस। कभी कभी वो सिर्फ साइनाइड प्रोसेस पूछते हैं। साइनाइड प्रोसेस किसके लिए यूज करना होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन किया अपन ने मेटल +1 में कन्वर्ट हुआ वहां पर। ऑल्सो चलो गोल्ड कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, सिल्वर तो बनाएगा ना, और आपने लिखा हुआ है अर्जेंटाइन। अगर Ag2 वो सिल्वर, ये सिल्वर जो है Ag2S के फॉर्म में है तो क्या करूंगा, तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको लिखो KCN के साथ रिएक्ट करो, तो क्या बनेगा अपने पास, तो अपन कहेंगे AgCN बनेगा और अपन कहेंगे इधर K2S बना दो, ये बन जाएगा, तो बैलेंस कर देते हैं, ये भाई बैलेंस कर दिया, साइनाइड बन गया। अब क्या अपन कहेंगे साइनाइड बन गया AgCN। अब आप क्या करो, AgCN को और ऐड कर लो इसमें, अपन कहेंगे AgCN जो है इसमें और ऐड कर दो KCN, और KCN और ऐड करोगे तो क्या बनेगा KAgCN होल ट्वाइस। फिर बाकी अपन को पता है क्या करना होता है, लेकिन इसका क्या हुआ ये तो बताओ। तो ये जो होता है ना K2S दैट विल रिएक्ट विद KCN, ये KCN के साथ रिएक्ट करेगा और H2O के साथ रिएक्ट करेगा, और अपन डायरेक्टली बता, और KCN तो अपन बाद में यूज कर ही रहे ना, यहाँ पर तो अपन डायरेक्टली क्यों लिखे, अपन तो सीधा यहाँ लिखे भाई अपने पास आपने Ag2S को KCN से रिएक्ट करवा दिया, बाकी KCN तो मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगा, तो बाकी इसका क्या हुआ वो देख लेते हैं अपन। तो ये जो पार्ट होता है ना यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन, बता सकते हैं कि आप यहाँ पर बनाओगे क्या बनाया, पोटेशियम है ना अपने पास, तो मैं लिखूंगा K2SO4 प्लस KOH, प्लस मैं लिख सकता हूँ दैट इज क्या क्या बनता है इसमें KOH बनेगा और सल्फर बचेगा, तो मुझे सल्फर यहाँ से बनाना, दैट इज हाउ आई कैन राइट दैट। इसको मैं ट्वाइस कर लेता हूँ, तो इसको मैं ट्वाइस कर दूंगा तो बाकी अपन बैलेंस कर लेंगे, सल्फर ट्वाइस हो गया, ये तो पीपीटी जैसे बन जाएगा, बाकी अपन बता देंगे सल्फर ट्वाइस है तो एक सल्फर यहाँ पर हटा देंगे, तो वो अपन बना देंगे, बैलेंस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो बनेगा अपने पास, मैं इसको क्या करूंगा, इसको जो ये तो एक्वा सोल्यूशन बनेगा, इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवा दूंगा, जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो सिल्वर हो जाएगा, Ag बन गया प्लस K2ZnCnR, बैलेंस कर देंगे, वो तो यही रिएक्शन है जो आपने लिखा, बस सिल्वर। तो अपन ये भी पूछ सकते हैं कि सर ने तो हमको मेटल से बताया था, अभी ये मेटल ऑक्साइड से, मेटल सल्फाइड से बता रहे हैं, तो फिर क्या करें, तो अपन बता देंगे कि इसमें ना जो भी मेटल अपन को यहाँ पर, जैसे अगर सोडियम होता तो उसमें Na2SO4 लिख देता, क्योंकि अपन KCN भी यूज कर सकते हैं, NaCN भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन अपन यहाँ पर अगर ये प्रोसेस लिखा हुआ है तो आप जिंक ही लिखना, अपन कर तो सकते हैं किसी से भी, अपन को पता है ठीक है ना, लेकिन अगर अपन को ये मैकआर्थर प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस बोले तो आप जिंक को ही यूज करना, क्योंकि जिंक को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जिंक का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तभी तो अपन सारे कार के जो बॉडी होते हैं उन पे क्या कोटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन ही तो करते हैं, जिंक का कोटिंग, आयरन पे जिंक का कोटिंग, मतलब जिंक का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो बताया था ना मैंने सस्ता वाला प्रोसेस, ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं। तो ये आपका साइनाइड प्रोसेस था लीचिंग के लिए, ठीक है। अब यहां से अपन को साइनाइड प्रोसेस मिल गया, अब इसके बाद आगे अपन, अब इलेक्ट्रो एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसके एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे, लेकिन अभी अपन ने इतना ही पढ़ा लीचिंग प्रोसेस। थर्ड अपन लीचिंग प्रोसेस बता सकते हैं, दैट इज तो अपन लिखेंगे फॉर कॉपर, इसको अपन लो ग्रेड कॉपर बोलते हैं, लो ग्रेड कॉपर, लो ग्रेड कॉपर मतलब जो रस्टेड कॉपर होता है वो, उसको अपन लो ग्रेड कॉपर बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज लीच्ड बाय, इसका अपन लीचिंग जो है ना दैट विल बी लीच्ड बाय, जो रस्टेड कॉपर है उसको लीच अगर करना है बाय बैक्टीरिया,
और एसिड। अब एसिड लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप H2SO4 तो लिखोगे अगर एसिड लिखना है आपको। अभी बैक्टीरिया लीचिंग क्या होता है, एक्चुअली रस्टेड कॉपर जो होता है ना उसको सोल्यूशन बैक्टीरियल सोल्यूशन में डाल देता है जिसमें बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो होता है वो रस्टेड कॉपर को खा जाता है, तो उसमें से रस्टेड कॉपर को खा गया तो बाकी जो प्योर कॉपर बचता है वो अपन लेते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें ना लो ग्रेड कॉपर के लिए तो अपन कहेंगे बैक्टीरियल कॉपर जो ऐसे है ना रिएक्शन लिस्ट बाय बैक्टीरिया। तो अपन क्या करेंगे, हमारे पास कॉपर है, आप क्या करने वाले हो, तो ठीक है या तो बैक्टीरिया ले लेता हूँ नहीं तो एसिड ले लेता हूँ, H2 ले लेता हूँ, उसमें एसिड ऐड करूंगा तो ये तो कॉपर होगा अपने पास ऐसे रस्टेड कॉपर। तो क्या करेंगे, इसमें क्या कॉपर बच गया अपने पास और ट्वाइस ऑफ H+ बन जाएगा। एसिड रखा हुआ था, अपन को पता है जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है लोअर एसआरपी वैल्यू को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, जिसका एसआरपी वैल्यू भाई इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा है इसकी देने की ज्यादा है, मतलब जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है वो हायर एसआरपी वैल्यू को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। हो गया लीचिंग। तो लीचिंग के लिए जरूरी है हाइड्रोजन यूज करना, अपन ने कब कहा हाइड्रोजन यूज करो, आप आयरन यूज कर लो अभी जैसे आप बता रहे थे, क्योंकि इसमें कोई नाम थोड़ी लिखा आपने, भाई मुझे तो यही चाहिए ना कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा इनर्ट है वो कम इनर्ट वाले से रिएक्ट करेगा सॉल्ट सॉल्यूशन। भाई ये कॉपर ज्यादा इनर्ट होता है, महंगा वाला मेटल है ना तो इनर्ट भी होता है, तो अपन क्या बोलते हैं Fe तो कम इनर्ट होता है ना तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा है, कॉपर की लेने की ज्यादा है क्योंकि उसका तो एसआर वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अपन क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन देगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, हो गया अपना काम, भाई कॉपर डिपॉजिट हो गया और Fe सोल्यूशन में चला गया। तो अपन ने वही कहा कि भाई जो मेटल कम रिएक्टिव होते हैं उनके सॉल्ट सोल्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो अपन इसे रिडक्शन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस, जैसे अपन ने देखा था ना वो ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, तो ये रस्टेड कॉपर होगा तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा, तो वो उसमें भी आ सकता है, बट दिस इज अ लीचिंग प्रोसेस क्योंकि आपने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया उसको, एसिड सोल्यूशन में डिसॉल्व करके हाइड्रोजन से रिएक्ट कर पाते हैं, तो अपन ऐसे बता सकते हैं दैट इज अ लीचिंग। सो दीज आर द लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई कंपोनेंट होगा अपने पास सोल्यूशन में और डिसॉल्व होगा लेकिन इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होते हैं, दैट इज लीचिंग प्रोसेस। तो ये लीचिंग प्रोसेस के एग्जांपल थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर खत्म कर लिया, लीचिंग प्रोसेस भी पढ़ लिया। लीचिंग प्रोसेस जो था वो केमिकल मेथड था और मैंने आपको बताया, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि लीचिंग प्रोसेस किस किस के लिए यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब अपन बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ ओर्स। भाई अपन ने कंसंट्रेशन को बिल्कुल ग्राफ अपन को पढ़ना है, एक बार वो आउटलाइन मैप हमारा खत्म हो गया ना, बस आप मेटल बोलो हम फटाक से बताते हैं वो करना है। तो वही मेटलर्जी है अपना। नाउ कन्वर्जन ऑफ ओर into metal oxide. Metal oxide heating below melting point. Heating below melting. तो अपन को क्या करना है, हीट करना है below the melting points. By heating below the melting points. तो अपन ऐसे कर लेते हैं भाई, by heating below the melting points. तो अपन क्या करेंगे, by heating below the melting points अपन ऐसे कर लेते हैं भाई। अब ये किससे करते हैं, तो अपन कहेंगे कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग से करना होता है। तो ठीक है, कैल्सिनेशन कर लेते हैं, रोस्टिंग। तो पहले कैल्सिनेशन की बात कर लेते हैं। कैल्सिनेशन, हीटिंग ऑफ ओर in presence of oxygen, heating of ore in absence of oxygen. अब ना मैं वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे एक और वर्ड अपन को लिखना होता है, कभी कभी वो यूज कर लेता है, हीटिंग ऑफ और इन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर वो लिमिटेड ऑक्सीजन भी बोल देता है, भाई लिमिटेड ऑक्सीजन में भी हीट करूंगा और इन लिमिटेड ऑक्सीजन है ना, तब अपन उसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो इन दिस chemical nature of ore doesn't change. Chemical nature of ore do not change, but percentage of metal increases.
मेटल इंक्रीजेस, उसको अपन कहते हैं कैल्सिनेशन। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई बता दो क्या होता है ये कैल्सिनेशन, तो अपन कहेंगे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3 हीट कर देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हो गया। पहले कैल्शियम कार्बोनेट था, अब कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, परसेंटेज बढ़ गया, पहले 100 ग्राम में था 40 ग्राम, अभी 56 में 40 हो गया। तो ये तो बड़ा इजी है, जो डिकम्पोज होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, नाइट्रेट कार्बोनेट। भाई आपने लिखा ना ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें पहले से ऑक्सीजन दिख रहा है तो उनमें क्या करना है ऑक्साइड में कन्वर्ट, तो अपन कहेंगे फिर तो मेरे लिए बड़ा इजी हो गया। अभी अभी आपने बताया था ये कैल्सिनेशन, हीट करो, ये 470 1470 केल्विन हो गया। तो ऐसे ओर्स जिनमें वाटर था, तो हमको पता था ऐसे ओर्स, तो हमको पता है कि भाई जिनमें वाटर वगैरह होता है तो या तो मॉइस्चर होता है या कार्बोनेट और हो गए, या जो डिकम्पोज करके अपन केमिकल नेचर चेंज नहीं हुआ, ये कैल्शियम का ऑक्साइड था अभी भी कैल्शियम का ऑक्साइड है, वो कार्बोनेट था अभी ये ऑक्साइड बन गया बस। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई फिर लिमोनाइट जैसे होता है, ट्वाइस ऑफ Fe2O3 डॉट H2O, तो अपन कहेंगे इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 बचेगा और प्लस H2O। फिर मेलेचाइट ग्रीन था, मेलेचाइट बताया था ना मैंने, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस, है ना, तो इसमें तो कॉपर का ऑक्साइड भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा, इसमें तो दो दो गैसेस बन रहे हैं, CO2 भी बन रहा है और H2O भी बन रहा है, और 2 मोल्स कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें तो सिर्फ वाटर, इसमें CO2 और वाटर दोनों आ रहे हैं, तो बनने से। तो इसका मतलब जितने भी जो आपने बताए थे पोर्स जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था सबका कैल्सिनेशन करना, या फिर जिनको अपन ने हाइड्रोलिक वॉशिंग किया उसमें भी बता दूंगा कैल्सिनेशन, भाई सुखाओगे तो अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो कैल्सिनेशन बताऊंगा उसमें, जिसको आपने पानी में उसको धोया मतलब वॉश किया धो दिया, ठीक है, तो अपन वैसे बता सकते, ठीक है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि अपन को क्या करना है। तो ठीक है, कैल्सिनेशन मतलब सीधी सीधी बात है यार, हीटिंग करनी है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, पहले से ऑक्साइड है तो क्या ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, तो कैल्सिनेशन है, ठीक है। अब इसमें ना कैल्सिनेशन में जो अपन को हीटिंग चाहिए, अब अपन को थोड़ा टेम्परेचर कम भी करके रखना, जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है ना, इट इज कैरिड आउट, कैल्सिनेशन इज कैरिड इन अ रेवरबेटरी फर्नेस, ठीक है ना, रेवरबेटरी फर्नेस एट टेम्परेचर 500 to 800 डिग्री से, वो उसमें करता है 500 to 800, मतलब सारा वो इम्प्योरिटीज वगैरह निकल जाए। अब रेवरबेटरी फर्नेस बोलो हमें क्या फर्क पड़ता है, सीधी सीधी बात है, भट्टी की बात कर रहे हो, अब उसको अच्छा सा बना दोगे आप और क्या करोगे, लेकिन आप बात तो वही कर रहे हो ना कि मतलब जैसे तंदूर होता है, तो आप भट्टी की बात कर रहे हो, हमें इतना टेम्परेचर चाहिए जिससे कि ये बन जाए। तो कई बार क्या होता है रेवरबेटरी फर्नेस है, तो जैसे अपन आपने देखा होगा ना तंदूर में अंदर वो क्या करते हैं, अब थोड़ा फर्नेस थोड़ा अच्छा बना देंगे अपन थोड़ा आगे पढ़ के ना, कि जैसे रेवरबेटरी फर्नेस है तो अपन कैसे कर सकते हैं, तो भाई जैसे फर्नेस वगैरह बनाते हैं ना अपन, उस टाइप से अपन ऐसे बोल सकते हैं रेवरबेटरी फर्नेस। कभी कभी अपन को डायरेक्ट हीटिंग करना होता है, कभी कभी इनडायरेक्ट हीटिंग करना होता है, डायरेक्ट हीटिंग करना है तो अपन फर्नेस में डायरेक्टली हीटिंग भी कर सकते हैं, सीधा मेटल ऐड करो और हीट कर दो, लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है उनमें अपन को डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी चाहिए, उनको इनडायरेक्ट हीटिंग करता है, वो सल्फाइड ओर वगैरह होते हैं, इसमें अपन डायरेक्टली हीटिंग कर सकते हैं। तो मेटल में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर डायरेक्ट हीटिंग करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं क्या ओर्स रखते हैं, और यहाँ पर सीधा हीटिंग, तो यहाँ से क्या होगा अपन ओर भी डालते रहेंगे और यहाँ से गैसेस निकलते हैं, ये गैसेस डायरेक्ट हीटिंग में तो और बना, तो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट रेवरबेटरी फर्नेस हो गया। तो फर्नेस वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्कूल वगैरह में होता तो मैं फर्नेस वगैरह सब बताता आपको, ठीक है ना। एक तो कैल्सिनेशन है, दूसरा अपन ने पढ़ा था तो वो रेवरबेटरी फर्नेस हो गया,
भाई रेवर्बेटरी फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है, बेसमर कन्वर्टर है। तो ये जो कन्वर्टर्स वगैरह होते हैं ना, ये जैसे रेवर्बेटरी फर्नेस है 500 से 800 तक अपन यूज कर लेंगे। उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो अपन बेसमर कन्वर्टर यूज कर लेंगे। बाकी इसमें भी अपन टेम्परेचर काफी हाई ले जा सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इस पे लिखता है कि अपन ने किस फर्नेस में किया। फिर मैं थोड़ा और फर्नेस आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फर्नेस में किस फर्नेस का क्या रोल होता है और अपन को कैसे बताना है। दूसरा मैं रोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। अब मैं रोस्टिंग है तो ऑब्वियसली बात है, किसी चीज की अगर रोस्टिंग करनी है तो एयर में ही करेंगे। ब्रेड को रोस्ट करना है और रोस्ट कर दो ब्रेड, ऑब्वियसली बात है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट कर दो, दैट इज रोस्टिंग। तो अपन कहेंगे तो हीटिंग ऑफ ओर in presence of air or oxygen. As a heating of ore in presence of air or oxygen. That is called roasting. Chemical nature of ore will change. Chemical nature of जो केमिकल नेचर होगा ना ओर का वो चेंज हो जाएगा ऑफ ओर चेंजेस। तो अपन कहेंगे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पीबीएस ZNS है ना, then we can write that it is CO2S HGS COFES2 FeS2, then we can write that FeS2। मतलब ऐसे ओर्स जिनमें मुझे ऑक्सीजन नहीं दिख रहा था, इनमें तो ऑक्सीजन दिख रही है भाई, जिसमें ऑक्सीजन दिखेगा उसको ऑक्सीजन में क्यों हीट करेंगे। अच्छा तो उनका कैल्सिनेशन कर देना। जिनमें ऑक्सीजन नहीं दिखेगा उसको भाई आपने कहा उसमें ऑक्सीजन ऐड करो। तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो एग्जांपल लिख लेते भाई, ये लो मैंने एग्जांपल लिखा भाई, आपके पास पीबीएस है, O2 के साथ रिएक्ट करो और आप PbO बनाओ प्लस SO2 बनाओ, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया जिससे अपन को मेटल मिल जाएगा, और SO2 को SO3 में कन्वर्ट करके H2SO4 बना देगा, तो उस इंडस्ट्री में चला जाएगा, राइट। तो अपन कहेंगे अच्छा ये सारे के सारे मेटल जो है ना मैं इनको कन्वर्ट करने वाला हूँ ऑक्साइड। तो अपन कहेंगे भाई सारे के सारे मेटल जो हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दूंगा। CO2S है मेरे पास, O2 के साथ रिएक्ट किया तो CO2S CO2O प्लस SO2 बन गया, बैलेंस कर देंगे भाई, इधर ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन है, इसको 3/2 कर देता हूँ, इसको एक ऑक्सीजन उधर दो उधर, तो इसको ट्वाइस कर लेते हैं तो हो गया, ये भी 3/2 हो गया। बाकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपन को पता है रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन में कभी फ्रैक्शन नहीं गिरना जब रिएक्शन बैलेंस पूछा तो। ठीक है भाई कोई बात नहीं, वी गेट दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। इसको अपन रोस्टिंग बोलते हैं भाई, ठीक है वी गॉट दैट रोस्टिंग। हमें बस ये पता चल गया किसका रोस्टिंग करना है किसका नहीं करना। हाँ तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ मेरे पास पीबीएस है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैसे करोगे, फ्रूट फ्लोटेशन, फिर कैल्सिनेशन, फिर रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्यों किया, रोस्टिंग करना चाहिए था। अपन कहेंगे जब आपने फ्रोथ फ्लोटेशन किया तो उसमें जो फ्रोथ बनाया था झाग बनाया था उसमें पानी भी तो आएगा ना, पानी आएगा तो पानी को सुखाऊंगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है। और अगर एक ही ऑप्शन बताना पड़ा तो कि पीबीएस के लिए रोस्टिंग करना है या कैल्सिनेशन करना है, ऑब्वियसली बात है रोस्टिंग, क्योंकि आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो मैं उसको भी बताऊंगा, मैच द फॉलोइंग है तो भी उसको बताऊंगा, इसको हीट करके मैं इसका कैल्सिनेशन करके फिर रोस्टिंग करूंगा। समझ में आया, बिल्कुल इसका मतलब यही है। वो पूछ रहा है कि इसका मतलब है कि अगर ओर में पहले से ऑक्सीजन है तो आप कैल्सिनेशन करने की बात करते हो, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप रोस्टिंग की बात करते हो। मैं भी यही कर रहा हूँ, बिल्कुल यही बात है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू
मेटलर्जी, ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें बहुत सारा अपन को लिखने की जरूरत नहीं है कि अपन सारा ही लिखेंगे, HGS को O2 से रिएक्ट करेंगे तो HGO बनाओगे, हम बना लेंगे अपने यहाँ, प्लस SO2 बनाओगे, Cu2 CuFeS2 को O2 से रिएक्ट करोगे तो क्या बनाओगे, तो अपन कहेंगे भाई पहले Cu2S बनाऊंगा प्लस FeO बनाऊंगा, और उसके बाद फिर Cu2S को फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, Cu2O प्लस SO2 ऐसे बना दूंगा, तो बताएंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कंपाउंड को लिख के, ठीक है ना, तो अपन ऐसे राइट। तो अपन को ये पता चल गया भाई कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है, वो अपना एक और पॉइंट हो गया। अब अपन दूसरा करते हैं, ठीक है भाई, अब अपन को पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज ऑक्साइड्स कैन बी इजीली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू सल्फाइड, और क्योंकि वरना मुझे इनको रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल होता है, हैलाइड्स और सल्फाइड्स का, तो फिर अपन ने क्या किया, रोस्टिंग, ठीक है। सो oxides are easily reduced then sulfide and halides। वैसे अपन ने चार्ट में लिखा था शायद, तो फिर यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, उनको चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई आप क्या करते हैं। अब अपन बात करेंगे रिडक्शन की, तो अब प्रोसेस करने वाले हैं अपन रिडक्शन, और उस रिडक्शन को अपन स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ स्मेल्टिंग। इसमें क्या करेंगे अपन, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड विद द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट above melting point, so heating of ore, है ना, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड लिख देता हूं, विद सुटेबल reducing agent above boiling point, above the boiling point वो करने वाला है, ठीक है। तो अपन above boiling point की बात करते हैं, तो चलो भाई कर लेते हैं। अब ना पहले मतलब जो सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं अपन ना, कार्बन रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, ये करते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले कार्बन रिडक्शन की बात कर लेते हैं, कार्बन रिडक्शन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन with कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा टाइम यही रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का रिडक्शन। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे द मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, द मेटल which are present in the middle of, the metal which are present in the middle of a reactivity series, in the middle of reactivity series, right na, in the middle of reactivity series, reactivity series मतलब वो SRP वैल्यू, मतलब आप ऐसे कर रहे हो, आपने क्या लिखा था, S ब्लॉक, D ब्लॉक, H कॉस्टली मेटल, मतलब आप इनके ऑक्साइड की बात कर रहे हो, मिडिल में जो थे reactivity series such as zinc, copper, ना, lead, Fe, Sn, right, etc. can be, etc. Their oxides can be reduced. Oxides can be reduced by carbonate, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहले अपन एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कंपाइल करके बताऊंगा आपको क्या करना है। अपन क्या करते हैं, एक बार मैं ना द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट can be calculated by Ellingham diagram, can be calculated by
एलिंगम डायग्राम डायग्राम मैंने उस डायग्राम को बना रखा है और डायग्राम भी बड़ा इजी है। ऐसे बनाते हैं वो, ये एलिंगम डायग्राम बनाओगे, यहाँ डेल्टा जी नॉट लिखते हो और यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। अब एलिंगम डायग्राम में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज ऐसे लिखता हूं, फिर ऐसे लिख देता हूं। यहां पर ना मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा जी नॉट लिखता हूं और यहां पर 0 ले लेता हूं, यहां पर -200 ले लेता हूं। अब मेरा एग्जैक्ट स्केल नहीं बना रहा, अपन को बस कंसेप्ट चाहिए। अगर आप मुझे ये ग्राफ बना के दोगे तो उसमें स्केल दोगे आप, आपको जो बताना है वहां पर वो कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा और वो बड़ा इजी है। अभी देखोगे तो मैं बना रहा हूं, उसके बाद देखते हैं अपन, बड़ा इजी होगा वो। सब नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं मैं, डेल्टा जी की वैल्यू लाइक दैट, और टेम्परेचर ले लेते हैं अपन ऐसे, ऐसे अपन टेम्परेचर बता देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसे कर लेता हूं, ऐसे बना है। अब यहाँ पर मैं ना ऐसे लिखूंगा, मेटल ऑक्साइड बना रहा हूं मैं, Mg प्लस O गिव्स यू MgO। बैलेंस कर लेंगे अपन, Al2O3 डॉट प्लस Al प्लस O2 गिव्स यू Al2O3। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं बैलेंस कर सकते हैं अपन, जिंक प्लस O2 गिव्स यू Zn। जो रिएक्शन मैंने लिखा वो वाला वो होगा, दैट इज C प्लस O2 गिव्स यू CO2। एक मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, और एक, अब ये वाला जो होगा ना, दिस विल बी C प्लस O2 गिव्स यू CO। और इधर मैं एक ऐसे भी लिखूंगा, ये है C प्लस O2 गिव्स यू CO2। ये बैठेगा। अब ना काफी हो गया, अब नहीं लिख रहे, क्योंकि ज्यादा लिखने का मतलब है कि सब गड़बड़ कर देना, ज्यादा लिखने का मतलब है कि सब गड़बड़ कर देना, अपन को समझ में भी नहीं आएगा क्या है। अगर एनसीईआरटी है तो उठाओ ना एनसीईआरटी, अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो जल्दी से निकालो ना, एनसीईआरटी निकालो ना, एनसीईआरटी निकालो, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ग्राफ होगा जो बता, सभी जगह एक ही जैसा होगा। एनसीईआरटी का ग्राफ क्या, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेते हैं अपन, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको पॉइंट अपन सी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, हमें तो पॉइंट लेने से मतलब, टू सेम है मतलब, टू कहाँ से, अच्छा ये रहो, ये ऐसे कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी उठा लिया, एनसीईआरटी उठा लो आप, देख लो उसके बाद। अच्छा देखो, पहले तो मैं ये कर रहा हूँ, अब कुछ बोलने के पहले पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अपन को ये पता है जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव
उतना ज्यादा ऑक्साइड का स्टेबिलिटी। ओके, मतलब ये ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल इससे, ये ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल इससे, ZnO, ZnO ऑक्साइड बनाया अपन, ठीक है ना। देख देता हूं, उतना ज्यादा ऑक्साइड का स्टेबिलिटी। तो वो कहेंगे अपन को तो पहले से पता है किसकी ऑक्साइड की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, किसकी कम स्टेबिलिटी होती है। आपने बताया तो है पहले, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू। आपने एसआरपी वैल्यू के हिसाब से लिख दिया। इसमें कौन सा नया बताया, कुछ है ही नहीं इसमें तो। भाई जिसका एसआरपी वैल्यू कम है उसका डेल्टा जी आपने नीचे लिख दिया, और जिसका एसआरपी वैल्यू कम है उसको ऊपर लिख देगा। तो मुझे पहले से पता है, इसमें एलिंगम डायग्राम की जरूरत क्या है। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, और फिर अपन कहोगे भाई टेम्परेचर बढ़ा रहा है, अरे टेम्परेचर बढ़ाने से तो सब कुछ डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट बढ़ना ही चाहिए। बट डेल्टा जी नॉट का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा ना। भाई मेटल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी स्टेबल थोड़ी रहेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, वो भी तो अनस्टेबल होगा ना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाना ही चाहिए, सारे ग्राफ जा रहे हैं। अभी ग्राफ ऐसे टूट के ऊपर की तरफ क्यों चला जा रहा है, आप ये बता दो। पता क्या होता है, जब कोई ग्राफ में बेंड हो जाए कोई ग्राफ, तो अपन पता क्या कहेंगे, अपन कहेंगे यहाँ पर ना फिजिकल स्टेट चेंजेस, चेंज, सॉलिड टू लिक्विड, इसमें ना फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल। अगर आप थोड़ा ऊपर जाके उसको ऐसे कर दो तो मैं कहूंगा अच्छा अच्छा, फिर वहां चेंज हो गया, मतलब लिक्विड टू गैस, बिल्कुल। जब भी ये थोड़ा स्लोप ना एकदम ज्यादा बेंड हो जाए तो समझ जाना कि वहां पर फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या करें, तो अपन कहेंगे भाई देखो ये एलिंगम डायग्राम है, इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है। एक बात अपन को ये पता है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ऑफ ऑक्साइड किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है जिंक ऑक्साइड से, Al2O3 से, Al2O3 ज्यादा स्टेबल है ZnO से, और ये ज्यादा स्टेबल है सो ऑन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी वैल्यू। तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब दूसरा पॉइंट अपन क्या बता सकते हैं, अपन ये बता सकते हैं कि अगर मैं Al2O3 इसमें मैग्नीशियम डाल दूं तो ये Al प्लस Mg बन जाएगा, वाइट इज सो, क्योंकि Mg का एसआरपी वैल्यू कम था, ये अपन कहेंगे इसके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एमजीओ ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। अच्छा, तो इसका मतलब है इससे मैं ये बता सकता हूं कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बट आफ्टर पॉइंट ए, आफ्टर पॉइंट ए का मतलब हो गया इस टेम्परेचर के बाद, ये इधर इधर तो लिक्विड से, इस टेम्परेचर के बाद ये ऊपर है और ये नीचे है। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए के इस तरफ ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से वो ऊपर चला गया। मतलब ए के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ए के बाद मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करवा सकता हूं। जहां ये क्रॉस हो रहा है अपन से टेम्परेचर पूछेंगे, वो बताओ किस टेम्परेचर के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर सकते हैं। बता देना, एक ही बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पार्ट पूछेंगे तुमसे। बट आफ्टर पॉइंट ए द स्टेबिलिटी ऑफ Al2O3 is greater than Mg,
और पॉइंट ए में अपन को पॉइंट ए की जगह अपन को टेम्परेचर लिखना था कि आफ्टर दिस टेम्परेचर, तो अपन ऐसे बना देंगे और बता देंगे भाई किस टेम्परेचर के बाद क्या होगा। अब मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेस। So positive slope indicate the stability of oxide decreases with temperature, increase in temperature। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता सकते हो, वो तो ग्राफ में ही दिख रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी अपन को पता है, मुझे नहीं लगता कुछ और, मतलब अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, लेसर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड that is inversely proportional to delta G। वो तो दिख ही रहा है अपन को। अब अपन को ना सीधी सीधी बात है, एसआरपी वाली बोला ना आपने, उससे हमें सब समझ में आ गया। आप बस ये बता दो ये कुछ ग्राफ नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं टेम्परेचर के साथ, कुछ ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहे हैं टेम्परेचर के साथ, वो सब आप एक बार एक्सप्लेन कर लो। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है हमें पता है उसका स्टेबिलिटी ऑक्साइड का ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मुझे ग्राफ गिवन होगा ना तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन कब किसको रिड्यूस कर सकता है, कौन कब किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, कब किसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ये भी बता दूंगा। Sudden change in the slope indicates the change in physical state, वो आप लिख देना वर्ड्स में। ठीक है, तो इसमें एलिंगम डायग्राम में थोड़ा सा एक पार्ट और पढ़ेंगे, ठीक है ना, रिडक्शन वाले पार्ट में। एलिंगम डायग्राम में एक तो अपन ऐसे पढ़ लेते हैं कि देखो भाई, इसमें ना अपन थोड़ा सा डेल्टा जी को कोरिलेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख लेता हूं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एलिंगम डायग्राम ऑफ दैट इज ऑक्साइड्स। ठीक है भाई, अपन क्या करेंगे ना, ऐसे देखो, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ऑक्साइड में मुझे क्या करना होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये होता है, ये अपन को पहले से पता है। तो अपन कहेंगे ठीक है, आप बताओ क्या करना है, तो मैं कहूंगा देखो भाई मेरे पास मेटल है, इसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, मुझे ना मेटल ऑक्साइड मिल गया, ये सब अपन क्या कहेंगे, डेल्टा एच लेस देन व्हाइट ऑक्साइड बन रहा है ना, मेटल ऑक्साइड विल बी स्टेबल, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। और डेल्टा एस क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा, डेल्टा एस नेगेटिव। अब ये डेल्टा एस नेगेटिव कैसे बताओगे तुम, तो अपन तो सीधी सीधी बात है भाई, अपन को पता है अगर गैसेस कम हो रहे हैं, डेल्टा एन जी नेगेटिव है ना, ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो यहाँ गैस इधर था, उधर गैस है ही नहीं, तो जो गैस था, जो रैंडमनेस था वो कम हो गया। तो अपन ना हर बार ना डेल्टा एस को अपन रिएक्शन में इससे कैलकुलेट कर लेंगे। सो डेल्टा जीस डेल्टा एस इज लेस देन 0। अगर डेल्टा एस लेस देन 0 अब अपन कहेंगे देखो भाई ये लेस देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा जी, ये नेगेटिव है अपने पास, ये पॉजिटिव हो गई वैल्यू इसकी वजह से। तो अपन क्या करेंगे, पहले अगर नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो बता देंगे therefore डेल्टा जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है माइनस साइन है, और ये नेगेटिव था सभी के लिए, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपन तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, तो डेल्टा जी बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, बनाया आपने सभी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेटल ऑक्साइड में तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, मैं मेटल ऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ये ऐसे ग्राफ क्यों आ रहे हैं,
उनको कर लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप 3 टाइप का रिएक्शन लिखे ना आपने स्ट्रेट लाइन में, और अभी आप खुद ही बता दोगे इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ, इधर बनाते हैं, ये थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अपन इसको हटाते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे इससे रिलेटेड, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन दूसरा देखते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं और CO2 बनाते हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये सॉलिड। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे है, तब तो लो भाई, डेल्टा एच फॉर्मेशन है नेगेटिव, डेल्टा एन जी जीरो, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, जीरो, तो डेल्टा एस जीरो, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव, तो इसमें तो अपन कहेंगे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई, ई वाला वैल्यू तो जीरो हो जाएगा ना, और डेल्टा एस जीरो हो गया तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ग्राफ डेल्टा जी वर्सेस टी, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। बनाया था आपने, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2, स्ट्रेट लाइन ही तो बनाया था आपने, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, दूसरा बताओ, अच्छा कोई बात नहीं, उसमें अगर ऐसे है तो दूसरा देखते हैं। अब अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO, इसके लिए बताओ क्या करें, ये सॉलिड है, ये गैस है, और ये भी गैस है, 1 माइनस हाफ, तो अपन को पता है क्या लिखना है इसमें, अपन कहेंगे भाई डेल्टा जी, डेल्टा एच ये तो लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी ये हो जाएगा 1 माइनस ये पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा जी, चलो भाई चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, डेल्टा एस तो पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है डेल्टा एच अपने पास ऐसे आया, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव है, वो वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा जी कम, तो अपने पास ये नेगेटिव है, तो अगर अपन ऐसे लिख लिया भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अपने पास डेल्टा एच नेगेटिव, मान लो -10 हो गया, अपने पास डेल्टा एस क्या है, सपोज पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस अपन ने ले लिया, मतलब 5 ले लिया, तो अपन को पता या 4 ले लिया, ऐसे कर लेते हैं, तो ये तो डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ाने से और नेगेटिव होता जाएगा, पहले से ही नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, तो ग्राफ बना देंगे भाई, ये लो डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो ऐसे होगा, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आ रहा था, इसमें आप देखो कार्बन प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से अपन को ग्राफ ऐसे मिलेगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, अपन ऐसे बना लेते हैं, अच्छा ठीक है, मेरे पास ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैं हाफ O2 से रिएक्ट करता हूँ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और मैं इससे CO2 बनाता हूँ, और ये भी गैस है, हाँ तो ठीक है ना, 1 माइनस 1.5 हो जाएगा, डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा, डेल्टा एन जी विल बी लेस देन जीरो, सो डेल्टा एस विल बी लेस देन जीरो, तो अपन कहेंगे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो अपन इसमें ना ग्रेटर देन जीरो एकदम नहीं बोल सकते, अपन तो ये कहेंगे भाई इसके हिसाब से, जैसे इसमें आ रहा था ना अपन को, यही कंडीशन तो इसमें बन रही है, तो अपन कहेंगे डेल्टा जी में क्या होगा, इट इंक्रीज विद टेम्परेचर, ये लो भाई अपना ग्राफ बन गया, इसलिए आपने ग्राफ जो है ना CO प्लस हाफ O2 को ऐसे ग्राफ बनाया, अब लिखा तो है रिएक्शन लिखने की जरूरत क्या है, ये लो। ठीक है, अब एलिंगम डायग्राम, क्या एलिंगम डायग्राम होता है, उसमें क्यों आपने ग्राफ ऐसे बनाए हैं, किसका ग्राफ अपन ने कैसे बनाया, बस अगर एक सडन चेंज आता है तो अपन उसमें कहते हैं कि भाई सडन चेंज के केस में अपन बता देंगे कि वहां पर क्यों ऐसे ब्रेक हो रहा है। अब मैं ना इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मेरे पास मान लो ये एक बना क्वेश्चन है, अपन इसमें चेक कर लेते हैं, क्योंकि एलिंगम डायग्राम में अपन को क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं। मेरे पास ऐसे क्या है, मेरे पास 3 मेटल ऑक्साइड्स है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, वी हैव 3 मेटल ऑक्साइड्स ए बी एंड सी, और तीनों के लिए मुझे ग्राफ ऐसे गिवन है, ऐसे ग्राफ, ये ए का ऑक्साइड है, ये बी का ऑक्साइड है, ये सी का ऑक्साइड है, यहाँ मुझे पॉइंट ए गिवन है, यहाँ मुझे पॉइंट बी गिवन है, यहाँ मुझे पॉइंट सी गिवन है, यहाँ पर मुझे पॉइंट डी गिवन है।
और मुझे क्वेश्चन ऐसे पूछा, क्वेश्चन टू व्हाट टेम्परेचर B can reduce A. To what temperature C can reduce A. At what temperature A can reduce B and C. At what temperature C converts into liquid. इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं इसमें एलिमेंट टाइप। कंसेप्ट आपको पता है, कैसे सॉल्व करना है। देखो टू व्हाट टेम्परेचर बी कैन रिड्यूस, तो बी का मेटल ऑक्साइड ज्यादा है, लेकिन ए के बाद मेटल ऑक्साइड, इस ए पॉइंट के बाद मेटल ऑक्साइड ऑफ बी विल बिकम लेस स्टेबल, ए विल बिकम मोर स्टेबल। सो मेरा आंसर यहां पर आना चाहिए अप टू ए। फिर यहां पर लिखा टू व्हाट टेम्परेचर सी कैन रिड्यूस ए, तो सी कैन रिड्यूस, सी का मेटल ऑक्साइड का स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका कम होगा, तो सी उसको रिड्यूस कर सकता है किस टेम्परेचर तक, बी तक। और बी के बाद क्या होगा, ए का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो फिर ए कैन रिड्यूस सी का ऑक्साइड। पॉइंट एट व्हाट टेम्परेचर ए कैन रिड्यूस बोथ बी एंड सी। हाँ, तो बी के बाद दोनों ही ऊपर आ जाएंगे ना, बी के बाद तो सी भी ऊपर, ए दोनों के नीचे आ गया, बी के नीचे भी आ गया और सी के नीचे भी आ गया, तो इसका भी आंसर होगा आफ्टर बी। और सी के लिए, और ये वाला तो सी है एट सी। भाई पॉइंट बी के बाद ना, बी के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, इधर ए ना, ऐसे बी, बी के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल ए का ऑक्साइड हो जाएगा ना। और ए का ऑक्साइड अगर ज्यादा स्टेबल होगा बाकी दोनों से, तो बी के बाद ए का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो वो बी और सी दोनों के ही ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है।
सी में क्या बोला है, व्हाट टेम्परेचर ए कैन रिड्यूस बी एंड सी, बी एंड सी बोथ दोनों को रिड्यूस करना है, तो टेम्परेचर बी के बात करेंगे ना अपन, और आपने बी और सी, तो इसके बाद यहां इस बी के बाद ए का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है बी के ऑक्साइड और सी के ऑक्साइड से, अगर इसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो दैट कैन बी रिड्यूस बोथ, मतलब अगर ए को इन दोनों में ऐड कर दें तो वो ए का ऑक्साइड बन जाएगा, बी का ऑक्साइड और सी का ऑक्साइड तो कम स्टेबल है उससे, तो किसी को डाउट नहीं है अपन को, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन पूछ के मैंने एक बार चेक किया कि मतलब ठीक है अपना परफेक्ट हो जाए, हाँ भाई ठीक है, यू कैन डू दैट, राइट ना, तो अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट में लिखने वाला हूं थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, थर्माइट प्रोसेस की बात करते हैं, थर्माइट प्रोसेस यूज्ड टू, राइट ना, तो तो इसको अपन ना ऐसे भी बोलते हैं कभी कभी कि गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्माइट प्रोसेस, राइट ना। सो थर्माइट इज, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम प्लस मेटल ऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज यूज्ड, this process is used to reduce highly stable oxides, highly stable oxides like Cr2O3, Fe2O3, Fe3O4 भी लिख सकते हैं, Fe3O4, MnO2, B2O3, मतलब जो काफी ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं अपन उसके लिए थर्माइट प्रोसेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्सेट्रा लिख लेते हैं कि ये वो थर्माइट प्रोसेस है जिसके लिए अपन इसको यूज करेंगे। अब वेनेडियम ऑक्साइड, और ये तो अपन को पता है इट्स ओर ऑफ यूरेनियम, यूरेनाइल सल्फेट होता है ना, ऐसे अपन ने लिखा हुआ था, पिच ब्लेंड जैसे बोलते हैं उसे। अब ऐसा क्यों, बिकॉज दीज oxides are difficult to reduce by carbon और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसे। अब होगा क्या, जैसे अपन मान लेते हैं मेरे पास ये है, मैं इसको कार्बन से रिड्यूस करूंगा, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे करूंगा, क्या फर्क पड़ता है, तो अपन कहेंगे करो, हमें क्या फर्क पड़ता है, एनर्जी कितना देना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, दो इतना एनर्जी। अब इतना एनर्जी कंज्यूम करके क्रोमियम बनाया तो क्या फायदा, तो अपन कहेंगे ऐसा नहीं करेंगे, इतना एनर्जी यूज करके बनाए तो क्या फायदा, अपन क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, Cr2O3 को एल्यूमिनियम से ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, Cr बनाएगा प्लस Al2O3 बनाएगा। इस ऑक्साइड को अपन को क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाया अपन ने, और जो ये बनेगा ना, क्योंकि ये भी काफी स्टेबल ऑक्साइड होगा, जैसा ये है वैसा ऑलमोस्ट ये भी है, तो इसके फॉर्मेशन से, फॉर्मेशन ऑफ दिस liberates huge amount of energy, huge amount of energy which is reused, अपन क्या कर देंगे, उसको रीयूज कर लेंगे। भाई हमें बार बार एनर्जी नहीं देना पड़ेगा ना, इसमें तो आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड देना है, इसमें क्या एक बार इग्नाइट कर दो आप रिएक्शन,
एक बार इग्नाइट कर दोगे ना रिएक्शन को, बस शुरू हो गया रिएक्शन। एक बार शुरू हो गया ना, एक बार शुरू हो गया रिएक्शन, तो फिर इससे जो एनर्जी लिबरेट होगी ना, फिर हमें बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो रिएक्शन अपने आप चलता रहेगा। इसलिए हम वो ऑक्साइड जो काफी ज्यादा स्टेबल होंगे, उनको कैसे रिड्यूस करेंगे? एल्यूमिनियम मेथड, एल्यूमिनियम से, तो अपन उसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। तो अपन क्या करेंगे, तो इसको रिएक्ट करेंगे अपन। अब इसमें ना एक इग्निशन मिक्सचर लेना होता है, और वो इग्निशन मिक्सचर क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड परऑक्साइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाता है बेरियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। तो इसको इनिशिएट करने के लिए, इग्नाइट करने के लिए इन दोनों को रिएक्ट करते हैं। परऑक्साइड्स आर अनस्टेबल, सो वो इग्नाइट होकर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। उसकी वजह से जो एनर्जी इसमें यूज होगी, अब एक बार इसको डिकम्पोज करना है तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर अपन प्रोग्राम को शुरू कर लेगा। वैसे भी अपन को पता था इसका स्टेबिलिटी इससे वाइट सो ये सब की वैल्यू, ठीक है, तो अपन इससे दिस इज थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, अब थर्माइट प्रोसेस में इतना ही चाहिए अपन को कि भाई थर्माइट, अच्छा इसको बोलते हैं अपन थर्माइट मिक्सचर, ये लिखा ना, थर्माइट मिक्सचर ऊपर लिखा एल्यूमिनियम प्लस, ये थर्माइट मिक्सचर है, ये इग्निशन मिक्सचर है, वो ऑक्साइड। थर्ड वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, वैसे इसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल, राइट ना, मेटलर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेटलर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेटलर्जी में अपन क्या करेंगे भाई, अब अपन इसमें ना इलेक्ट्रोलाइसिस की ही बात, तो फॉर रिडक्शन द more reactive metal can displace, more reactive metal can displace the less reactive metal from the salt solution, from its salt solution। तो ये तो आप एसआरपी वैल्यू के हिसाब से बोल रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी, ये तो एसआरपी वैल्यू के उसमें बोल रहे हो आप। तो अपन को पता था, आप जब लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव बोलते हो ना, तो आप कैथोड माइनस एनोड करोगे, तो आप कुछ ऐसे बोल रहे हो उससे, अभी जैसे लिखा था एग्जाम Cu+2 इसका रिडक्शन Fe लिख लेता हूं मैं, तो ये कॉपर और Fe+2 में कन्वर्ट होता है। इसके लिए ये कैथोड है और ये एनोड है, ये पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है एसआरपी, तो मतलब डेल्टा जी क्या आने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि इसके लिए ई नॉट ऑफ द सेल क्या लिखने वाले हो, फॉर दिस अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, फॉर दिस ई नॉट ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंड डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव। ई नॉट ऑफ द सेल, तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, इसमें डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो जाएगा, तो अपन को पता रहेगा फिर तो कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, अपन को अच्छे से पता। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, उसके सोल्यूशन से अपन मोर रिएक्टिव मेटल से उसको डिस्प्लेस करना है। द मेटल व्हिच इज लेस रिएक्टिव विल बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, द मेटल व्हिच इज लेस रिएक्टिव इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, लेस रिएक्टिव
will be deposited on the cathode. On the cathode. उसको अपन कैथोड पे डिपॉजिट करते हैं, will be deposited on the cathode. ठीक है ना? तो अभी कितना है? अभी बंद कर लें क्या? मतलब यहीं तक पढ़ते हैं, आगे बढ़े क्या? Shall we continue? हिंदी समझना आता है, कंटिन्यू करना है क्या या रुक जाते हैं? जैसे कुछ बच्चे थे वो बंद कर देते हैं, अपन ये रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।